चलो भाई इधर ध्यान दो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ याद है आप सबको? ना बस कल्ला वे कितलू बोलीस शांति राखो ला। हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं कि पोटेंशियल दिया हो तो फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल सकते हैं, और अगर फोर्स दिया हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। इसमें से फोर्स के कितने टाइप होते थे? લખવાનો ટાઈમ મળશે દોસ્ત, પહેલા બોલ, પહેલા રિવાઇઝ કર કે તને આવડે છે આ બધું તો આગળ ચાલો। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वहां से फोर्स मिल सकता है, और अगर फोर्स का कोई फंक्शन दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती है। तो फोर्स के कितने टाइप होते थे हमारे पास? एक कांस्टेंट टाइप था, एक एफ ऑफ एक्स आई कैप वाला एक फोर्स था, लास्ट क्वेश्चन कैसा था? परफेक्ट डिफरेंशियल। सरस, वाह, मजा आएगी। ये सब याद है? अब हमें रिलेट करना है एक्चुअली कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के साथ ऐसे एसोसिएटेड था, इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें यू आई माइनस यू एफ कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। एक्चुअली ये माइनस होता है, एक्चुअली ये माइनस होता है, पर यू आई माइनस यू एफ करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? अब इसमें यहां से मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं u इज इक्वल टू वी क्यू। तो इधर मैं लिख सकता हूँ क्यू वी माइनस क्यू वी फाइनल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसीलिए उसकी वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? क्यू ई वेक्टर लिख सकता हूँ। अब सब जगह से अगर Q कॉमन कैंसिल हो जाए तो ये रिलेशन बन जाएगा डेल्टा V इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कर लो नोट, चलो फटाफट। रुको एक मिनट रुको। फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या था? हमने सीखा यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो वो तो हमने पहुंच गए, लेकिन फोर्स से फील्ड पे पोटेंशियल एनर्जी पे जाना है तो कैसे पहुंचेंगे? फोर्स का फॉर्मूला ऐसा कुछ कराया था, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। इसमें से डेल का मतलब क्या होता था? पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब u का ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, u का कोई फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू y, u का कोई फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू z। x मतलब जब z का कर रहे हो तो x y को कांस्टेंट मान लो, जब x का कर रहे हो तो y z को कांस्टेंट मान लो, जब y का कर रहे हो तो x z को कांस्टेंट मान लो। ये सब हमने किया हुआ है कि फोर्स का कोई फंक्शन देते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे तो फोर्स तक पहुंचते थे, मतलब पोटेंशियल का कोई फंक्शन दिया है तो।
યાદ છે આ બધું કર્યું છે આપણે. तो सिमिलरली यहाँ फोर्स के इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ही लग सकता हूँ. क्यू લખવાનો ટાઈમ મળશે નહીં, ધ્યાન આપો 1 મિનિટ પહેલા. ये दो रिलेशन समझने हैं तभी आगे जाके सब समझ में आएगा. हमने अभी तक क्या किया हुआ है, तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया. वहां से हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए कि भाई फोर्स का कोई फंक्शन दिया होगा. कैसे फंक्शन थे, तो क्या भाई कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स आई कैप, एफ ऑफ वाई जे कैप, ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल हो सकता है. परफेक्ट डिफरेंशियल सोल्व करना आता है, भूल गए वो तो. फिर हमने क्या किया, ये पहला वाला केस लिया कि भाई u से अगर f निकालना है तो f का कोई फंक्शन दिया है और आपको u निकालना है, तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट. उसके बाद आपको कहीं u का कोई फंक्शन दिया है और f पूछा है, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे. लेकिन इस f को q ही लिख सकता हूँ. क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, दैट्स व्हाई. नहीं तो नहीं लिख सकते. समझ में आ रहा है. u की जगह क्या लिख सकते हैं, qv. इधर क्या लिख सकते हैं, अगेन qv. ये रिलेशन समझ में आ रहा है कहां से क्या चल रहा है. ला कहीं तो बोलो ना, कोई दिवस तो हो ना हो. माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप. सो ये दो रिलेशन है हमारे पास. सिमिलरली यहाँ भी कैसा होगा, पोटेंशियल दिया होगा, यू कैन फाइंड फील्ड. फील्ड दी चाहिए तो आपको पोटेंशियल का कोई फंक्शन दिया होगा. सिमिलर वही मेथड्स हम कर सकते हैं जैसे वहाँ पे फोर्स के 3 टाइप थे. कांस्टेंट फोर्स आई कैप वाले के एक टाइप था परफेक्ट डिफरेंशियल का. सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 टाइप हो सकते हैं. कांस्टेंट फील्ड मतलब ऐसी फील्ड, फिर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फील्ड ई एक्स आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा फंक्शन जो परफेक्ट डिफरेंशियल हो. कस्सू याद नहीं है, कम से कम रिलेशन लिख लो, मैं करवाता हूँ. चलो परफेक्ट डिफरेंशियल एक समझा याद आ जाएगा. ऑप्शन चलिए मैं कराऊं परसेंट. बोलो 3x² y² i कैप 2x³ y j कैप. अब याद करो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जहाँ पे हमें फोर्स का कोई फंक्शन देते थे, वहां से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती थी. तो रिलेशन हमारे पास था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का. सिमिलरली वहां से जो हमने करते थे, सबसे पहले तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं वो चेक करो. कैसे चेक करेंगे, देखो कांस्टेंट वाली मेथड तो इजी है, नॉर्मल फोर्स वाली मेथड भी इजी है. मैंने आपको कराई हुई है कि भाई डॉट प्रोडक्ट कराओ, आंसर आ जाएगा. तो कसूँ याद चला. यहाँ पे ये परफेक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं कैसे बताओगे, इसको x के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करो, क्या आएगा आंसर, 3x³/3 y², तो x³ y². फिर इसको इंटीग्रेट करो y से y के रिस्पेक्ट टू, तो 2x³ y²/2. तो दोनों सेम अगर आ गए, which means this function is perfect differential function. बस अब जाते सॉल्व करो, आंसर आई जाओ. देखो इधर ध्यान दो, एक सेम क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है जहां पे हमको देते थे फोर्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन सेम ऐसा ही, फिर बोलते थे u इनिशियल, एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, दूसरे पॉइंट पे फाइंड करो. तो ui माइनस uf इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f.dr. अब कर लो, याद आओ गई.
એટલે एफ का कोई फंक्शन दिया होता था, पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे दी थी, दूसरे पॉइंट पे ढूंढनी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ui माइनस यू एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। एफ का फंक्शन ये यहाँ पे हमारे पास है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन है, तो एफ की जगह डायरेक्टली हम क्या लिखते थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब जो भी ये फंक्शन है वो, फिर इसको क्या मानते थे, के मान लेते थे, तो उसका इंटीग्रेशन क्या था, डायरेक्टली के, फिर एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट का मुक्सो और डायरेक्ट सॉल्व करो, 10 माइनस वी बी ए माइनस वी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। उसमें से ई जो होगा उसके रिस्पेक्ट टू मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको के मान लेंगे तो आंसर आ जाएगा के। लिमिट यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखनी है, तो भाई 1 थी लेने का सुधी ले जाओ बोल, આ પોઈન્ટ છે એનું આપણે લેતા હતા, આ બીજું પોઈન્ટ છે એમાં વેલ્યુ મૂકી દેવાની આની 2 ક્યુબ, પહેલા 1 1 મૂકી દીધી તો 1 ક્યુબ પ્લસ 1 સ્ક્વેર તો 1, કશું જ યાદ નહીં લાગતું, એક तो કરીને આવું ना करो, और 2 3 यहाँ पे पुट करो तो 2 क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर जो आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 2 विल बी योर लिमिट। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा वी बी इक्वल टू कुछ आएगा समथिंग वोल्ट। दरेक लेक्चर पाछो ત્યાંથી જ ચાલુ ના કરાવશો એવું કહું છું। કઈ ખબર ના પડી। चलो और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, इसको सॉल्व करो। इफ एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 दैट इंप्लाइज पोटेंशियल इज 0। इफ एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इज 0 दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये दो क्वेश्चन, दो सेंटेंस है। ऑप्शन ए दोनों सही है, एक सही एक गलत। कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आए उसके लिए क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको क्या सिमिलैरिटी समझ में आती है और क्या डिफरेंस समझ में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज 0, दैट मीन्स वहां पे पोटेंशियल भी 0 होगा। बराबर। पहला एक बार जाते विचार करो फटाफट जल्दी चलो। नीट में हुआ उस मगज चलावવાનું વધારે આવશે, કેલ્ક્યુલેશન ઓછું આવશે। नीट અને એડવાન્સ માં થોડી સિમિલરિટી આ રીતની છે કોન્સેપ્ટ વાળી। सी आंसर नहीं હોય, सी आंसर કદાચ। ચલો એ જોડે કેટલા લોકો છે વિચાર લીધું બધાએ કે હજી ટાઈમ જોઈએ છે 1 મિનિટ। ये कोई कमेंट नहीं करो है उर्मी, ये नहीं आवे। बी नहीं जोड़े कौन कौन, कोई तो सपोर्ट करो ला, कोई नहीं। सी ने नाम हो तो हर्षवर्धन, चल कहीं नहीं।
एक केस ये देखो, अब आप एक सोल्व करिए तो अगर ऐसा कोई सिस्टम फॉर्म करना है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो पोटेंशियल होगा, सिंपल। मतलब एट द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम देयर विल बी सम पोटेंशियल, बट एट द सेम सेंटर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कुछ नहीं होगी। तो फर्स्ट तो फॉल्स हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता है। अब इस सेकंड वाले को सोचो, सेम फिर से वही चीज सोचो। હવે સેન્ટર પર ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ છે, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर सबसे पहले इधर क्या हुआ? क्यू की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, इस क्यू की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से अवे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाज जीरो। बट पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई प्लस के क्यू बाई आर, तो 4 के क्यू बाई आर पोटेंशियल है तो फील्ड ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल मतलब फील्ड है कि नहीं है? पोटेंशियल जीरो होगा, क्यों? बिकॉज के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, पोटेंशियल जीरो, बट देयर विल बी सम फील्ड, कोई फील्ड इधर होगी। तो मतलब यहाँ भी क्या हुआ? पोटेंशियल जीरो है लेकिन फील्ड कुछ बची, दैट मीन्स ये भी नहीं चलेगा। रिलेशन समझ पड़ेगा, फील्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक ये एमसीक्यू डाला हुआ था टेस्ट में कल, पोटेंशियल स्केलर से के वेक्टर है वो। कॉन्सेप्ट वाइज सब क्लियर हो गया। तो U और F के जो रिलेशन था उसमें जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, दैट सेम क्वेश्चन कैन बी पॉसिबल फॉर V एंड E सिस्टम। मतलब इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, V का कोई फंक्शन होगा, फील्ड पूछेंगे। अगर V का फंक्शन है और फील्ड पूछ लिए तो क्या करोगे? E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। मतलब V का फंक्शन दिया है, फील्ड पूछी है तो यू विल जस्ट डिफरेंशिएट, और फील्ड का फंक्शन दिया है तो यू विल इंटीग्रेट, देन यू विल फाइंड V। सिंपल, दोनों रिलेशन। इसको समझने की एक और एनालॉजी थी कि इसका अगर रिलेशन ऐसा है माइनस dV बाई dr, तो ऐसा 11th क्लास में हमने देखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dV बाई dt। तो अगर मैं ऐसा बोलूं वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब अगर ऐसा बोलूं कि एक्सेलरेशन जीरो है, उसका मतलब क्या ऐसा बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी जीरो? नहीं बोल सकते। मतलब एक्सेलरेशन जीरो उसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और अगर वेलोसिटी जीरो उसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन जी बन सकता है। अगर किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका और उसका वेलोसिटी जीरो हो गया लेकिन फिर भी उसके पास एक्सेलरेशन कुछ होगा। समझ में आ रहा है? जैसे इन दोनों का रिलेशन है V और U का, वैसे इधर E और V का समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब 11th में हमने किया हुआ है कि V का फंक्शन दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, डिफरेंशिएट करो। एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया है, V पूछा है तो इंटीग्रेट करो। कैसे? क्योंकि V इज इक्वल टू a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो तो ये V बन जाएगा, और एक्सेलरेशन का जो फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो सिमिलर बद्धी कैसे देखने कच्छ है और बड़ा एक बाजू इंटीग्रेट करो, यहाँ V पूछू तो नहीं आप भी तो હું E डॉट dr કરીને इंटीग्रेट कर ले। मतलब ऐसा वैसा रिलेशन खबर होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से V तक पहुंच सकते हैं, V को डिफरेंशिएट करके E तक पहुंच सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन जो लिया जी।
तो पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। हमें फोर्स की डायरेक्शन पूछी है कि इस x1 पॉइंट पे फोर्स किस तरफ लगेगा और x2 पॉइंट पे फोर्स किस तरफ लगेगा। अटेम्प्ट ट्राई करो एक बार कि x1 पॉइंट पे अगर मैं कोई माइनस क्यू चार्ज रख दूं और x2 पॉइंट पे कोई प्लस क्यू चार्ज रख दूं तो इस माइनस क्यू पे फोर्स किस तरफ लगेगा और प्लस क्यू पे फोर्स किस तरफ लगेगा। अब देखो पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है विच मीन्स यू कैन कमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चला तो यू कैन कमेंट अबाउट फोर्स ऑल्सो। समझ में आ रहा है लॉजिक कैसे लगाओगे? कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है। क्योंकि भाई v वर्सेस x का कोई ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में x1 डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया, x2 पे प्लस क्यू रख दिया, तो पोटेंशियल की वजह से देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करो कैसे मिलेगा। तो अभी अभी मैंने रिलेशन बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। मतलब इस ग्राफ का स्लोप तो બધું याद है, ऐसा कराया था कि xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। मतलब जो भी 11th में कर चुके हैं सिमिलर ऐसा ही केस है। मतलब E इज इक्वल टू, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो हमने कर लिया। और क्या होता है तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में ग्राफ रीडिंग इज मस्ट। 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एंट्रेंस में ग्राफ बेस्ड आते हैं और सारी की पैटर्न सेम होती है। या तो आपको एरिया अंडर द कर्व समझ में आना चाहिए या तो स्लोप समझ में आना चाहिए। यहाँ पे पूछा है v वर्सेस x और पूछा है कि x के ऊपर चार्ज रख दिया, देन कमेंट अबाउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो v है तो फील्ड मिलेगी, फील्ड है तो फोर्स मिलेगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E एंड v, तो हमको ये पता है। यहाँ से मैं कमेंट कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह है। दैट मीन्स मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा dv बाई dx। स्लोप था vx ग्राफ का स्लोप ही हुआ है dv बाई dx। समझ में आ रहा है? तो x1 पॉइंट पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है तो माइनस डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ऐसे होनी चाहिए, उसकी जगह उल्टी डायरेक्शन होगी। समझ में आ रहा है? मतलब कांस्टेंट फील्ड આવી રીતે હોય પ્લસ થી માઇનસ એવી હોવી જોઈતી હતી, बट स्लोप माइनस प्लस आया। मतलब सपोज माइनस dv बाई dx, तो स्लोप की वैल्यू प्लस है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिनल प्लस टू माइनस होनी चाहिए, पर ये माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊंधी हो माइनस चार्ज पर, तो फोर्स का ही बाजू लागे। समझ पड़े? तो ये चार्ज किस तरफ जाएगा? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सिमिलरली ऐसा ही सोचो इस चार्ज की, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। तो इधर स्लोप कैसा है? नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव और नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा। मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन है वही रहेगी, ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी वही। मतलब फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी, और इसी डायरेक्शन में अगर प्लस को डाल दो तो प्लस किस तरफ जाएगा? प्लस टू माइनस उसी तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस थी माइनस और अंदर प्लस चार्ज छोड़ो तो माइनस पर हो जाए। ये समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? इसको अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली लिखो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं, ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना होता है। सिमिलर काम हम 11th में कर चुके हैं कि vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, at ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी देता है। आओ બધું કરાવ્યું तो जो एक रिलेशन शांति समझी लें। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन आई विल फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आई विल फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ से वापस इंटीग्रेट करते हुए आओ तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वापस इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली इसको ग्राफ फॉर्म में समझना है। तो अगर AT ग्राफ है
तो एटी ग्राफ का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड करूँ, उसका मतलब क्या हुआ, एक्स सपोज स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर में एरिया क्या डिफाइन करा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्सीलरेशन इंटू टाइम, ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। फिर खोटो करी ना, बराबर છે, मतलब एटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। समझ पड़े શું કહેવાનું છે, બધા સેમ પેજ પર છે। नहीं, ए અને टी નું एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देगा। एटी ग्राफ में एरिया सपोज मैंने एटी ग्राफ आओ मળી ગયો આશરે, તો સ્ક્વેર મળે તો સ્ક્વેર નો એરિયા શું હોય, લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેથ, સમજાવવામાં સૌથી ઈઝી છે એટલે, બાકી ટ્રાયેંગલ બી મળે, કશું બી મળે, આ સમજાવવામાં ઈઝી છે કે જ્યારે ક્લોઝ ગ્રાફ હોય તો આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करो मैथमेटिकली, लेंथ पे कौन है, टाइम, ब्रेथ पे कौन है, एक्सेलरेशन, एटी, एटी का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, तो वेलोसिटी, मतलब मैथमेटिकल फंक्शन से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना आना चाहिए, प्लस ग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है तो ग्राफ के फॉर्म से कमेंट करना आना चाहिए कि कैसे कमेंट कर सकते, समझ में आ रहा है। आवा क्वेश्चन 4 થી 5 फिक्स है, कोई भी ग्राफ में क्वेश्चन, कोई भी पेपर उठाई जो बैठा क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन, खाली તમને કોન્સેપ્ટ સમજમાં આવજો, કોઈ મેથેમેટિક્સ કરવાનું નહીં, કશું કરવાનું નહીં। ऐसा कोई डायग्राम देखा हुआ है 11th में, एक्स टी ग्राफ देते थे या वी टी ग्राफ देते थे, और वी टी ग्राफ आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वी टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते थे तो हमें क्या मिल जाता था, डिस्प्लेसमेंट। समझ पड़े કેવી રીતે રિલેટ કર્યું છે બધું। હવે એમાં 2 મીટર અને 4 મીટર બે કોઓર્ડિનેટ છે, ટુવર્ડ્સ ધ વાય એક્સિસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, v एट ओरिजिन इज गिवन बाय 10 वोल्ट्स, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी पोटेंशियल एट 40 कोऑर्डिनेट पे हमें फाइंड करना है। અહીંયા रिलेशन કયું હતું, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब पोटेंशियल का कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो फील्ड मिलेगी, यहाँ फील्ड का कोई फंक्शन है पोटेंशियल पूछा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। समझ पड़ी शू करूँ छू, ई डॉट डी आर मतलब ई इंटू एक्स, दैट विल बी एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो v क्या है एक्चुअली, एरिया अंडर द कर्व ऑफ ई एक्स ग्राफ, तो vi माइनस वी एफ इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ई एक्स ग्राफ, मतलब वी एक्स ग्राफ हो तो स्लोप के फील्ड आपी दे, અને ई एक्स ग्राफ हो तो एरिया तमने पोटेंशियल आपी दे। समझ पड़े, એટલે एरिया अंडर द कर्व फाइंड करशो तो आंसर आई जशे। देखो एनसीईआरटी में आप लोग कंपेयर करेंगे तो शायद फॉर्मूला आपको ऐसा मिलेगा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर,
और मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसको VF माइनस VI की जगह VI माइनस VF लिख रख रहा हूँ, इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहा हूँ, इसलिए माइनस ना आए, मतलब પછી કોઈ એવું ના કહેતા કે આ ફોર્મ્યુલા ખોટો કરે છે, એ આપણે માઇનસ જોઈને મગજ ના પકડે એટલે પહેલેથી ચેન્જ કરી દીધું. શું આવ્યો આન્સર? -20. -20,000. पहले ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा प्लस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 10 20 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये 30 आएगा और ये VI 10 तो इधर है ही, ये उधर जाएगा तो VF इज इक्वल टू 30 माइनस 10 माइनस 20 वोल्ट्स. मतलब कॉमन सेंस क्या है, V का फंक्शन है तो E को पूछ सकते हैं, U का फंक्शन है तो F को पूछ सकते हैं, फंक्शन से पूछ सकते हैं या फिर ग्राफ के फॉर्म में. समझ में आ गया पूरा? बस तो इतने पॉसिबिलिटी है इसके अंदर. अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स. चलो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की हमारे पास टोटल कितनी 8 समथिंग प्रॉपर्टी है, 6-7 प्रॉपर्टी है. मोस्टली सब आपको पता होगा. पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, और नेगेटिव चार्ज की इसमें एक्चुअली क्या सीखना है, इसमें हमको इतना तो पता है, पर ये प्लस से निकल के जा कहाँ रही है. ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स इन इनफाइनाइट. मतलब फॉर पॉजिटिव चार्ज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स एट इनफाइनाइट. फॉर नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट से आती है और नेगेटिव के अंदर समा जाती है. सिंपल. तो हमारे को ये पता होना चाहिए ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इनफाइनाइट. माइनस के लिए ओरिजिनेट्स एट इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट्स इन माइनस. फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, तो प्लस से निकलेगी और माइनस में चली जाएगी. तो यहां से ऐसे भी कुछ फील्ड्स निकलेगी. तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ટેન્જન્ટિયલ એવું કંઈક કરાવ્યું તો પ્લસ થી માઇનસ જાય તો ટેન્જન્ટ હોય. પણ બીજું શું સમજવાનું? देखो ये पॉइंट समझो पहले. तो प्लस की वजह से इस पॉइंट पे ऐसी फील्ड होगी और माइनस की वजह से इस पॉइंट पे ऐसी फील्ड होगी. तो ई नेट मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
will be always considered in the net electric field direction. તમે પડીશું થયું આ બધું તને આવડે જ છે, પણ આમાંથી ક્વેશ્ચન એવો પૂછાય છે ને એટલે એ ક્વેશ્ચન કરાય પછી ખબર પડશે કે આ બધું કેમ કથા કરાય. એકવાર ફરી વાર શું લખશો કે પ્લસ માઇનસનું ડ્રોઈંગ બનાવો, નીચે લખી દો ઓરિજિનેટ ફ્રોમ પ્લસ ઓર ઇન્ફિનિટી એન્ડ ટર્મિનેટ્સ ઇન માઇનસ ઓર ઇન્ફિનિટી. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ई नेट वेक्टर. The tangent drawn from the electric field line will give us direction of force and field both. कि जो टेंजेंट होगा वो फोर्स और फील्ड दोनों की डायरेक्शन देगा. फिर इसी में चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि नो टू फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो टेंजेंट बन जाएंगे, दैट्स व्हाई. और ए और बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी, ई ए विल बी लेस देन ई बी, और ई ए विल बी इक्वल टू ई बी. क्या बोल सकते हैं? मतलब फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगी, जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ पे फील्ड कम होगी. सेम आउट ड्राइंग बने खाली नीचे मतलब लखी तो बीजू कहीं करवा नहीं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो उस फोर्स की वजह से जनरेट होने वाली फोर्स को फील्ड को बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. अगर क्लोज लूप फॉर्म करेगी तो उसका जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा. इसका वर्क डन जीरो होना चाहिए. लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर एक कूलम चार्ज के लिए मैंने मान ली 10,000 फील्ड लाइंस, तो 2 कूलम चार्ज के लिए कितनी फील्ड लाइंस होगी? 20,000 फील्ड लाइंस. कॉमन सेंस થી એટલું મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. તો ક્વેશ્ચનમાં આવું પૂછાય કે 1 કુલમ માટે 5,000 ફીલ્ડ લાઇન છે, તો -2 કુલમ માટે ફીલ્ડ લાઇન કઈ બાજુ હશે? ઇન ધ ડિફરન્ટ ડાયરેક્શન અને ડબલ. તો 1 કુલમ માટે જો 10,000 છે તો -2 કુલમ માટે 20,000 હશે, બટ ઇન ધ ડિફરન્ટ ડિરેક્શન. સિમ્પલ. તો 2 પોઈન્ટ ખાલી નવા હતા કે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ ઇઝ અ કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ ફીલ્ડ. That's why it cannot form closed loops. Never exist in a closed loops. अब प्लस माइनस चार्ज की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो कैसे बनेगी? कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आ गया? 2 प्लस चार्ज की बनानी है तो कैसे बनेगी?
क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? चलो जो क्वेश्चन पूछा है वो सोल्व कर। अब बकवास ना करो, टॉपिक इजी से हो, मतलब आप क्वेश्चन सोल्व कर ही बताओ। चल तनिष्क, 3 सेम चार्जेस। मतलब मानसिक विकार केवा जाने, मतलब बंटी वगैरह तो ध्यान नहीं है रात। सर तुमने क्यों दिया है, तो भी ये सब कह रहा है इसको। इसीलिए तो ऐसा भी करा है। 3 same charges are placed on a equilateral triangle. तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी? इसमें फर्क क्या है? सी और डी में फर्क क्या है? तने का बंदा सी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन। ए वाला कितना है? ए ना सपोर्ट में कुछ नहीं। बी, सी, डी, ए तो सी बोलता था। देखो सी ऑलमोस्ट सही है, लेकिन उसमें ये जो क्लोज लूप बना वो नहीं होना चाहिए, तो डी इज योर आंसर। जाऊ सर मुझे पानी नहीं बकवास बंद कर ला रहे, चल भाई जा। क्लास नहीं बाहर जा। બંને પૂછેલા છે, કઈ એક્ઝામમાં પૂછાય છે એવું એક્ઝેક્ટલી યાદ નહીં, પણ પૂછાયેલા છે। જે ડબલ માં જ પૂછાયો છે, પણ મેઇન કે એડવાન્સ એવું યાદ નહીં દોસ્ત। મગજના બગલના ચૂંટણી નહીં है।
पता ही चला यहाँ से कहाँ जाने इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाने वो नहीं पता डीओ का भी डीओ का डीओ क्वेश्चन समझ पड़ी पहले ना? क्वेश्चन साचो जो બધું બરાબર છે સરસ मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि दोनों में से कौन सा चार्ज का मॉड्यूलस ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी या फोर्स कहाँ पे जीरो होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है। पहले कम से कम इतना तो बता दो कि ए आएगा कि बी आएगा। बी सबसे ज्यादा नहीं देखो इधर लॉजिकली समझो। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी कि सपोज 1 कूलम चार्ज है तो उसमें से 10,000 लाइन निकल रही है तो 2 कूलम में से कितनी लाइन्स निकलेगी 20,000। तो यहाँ से निकलने वाली लाइन्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स। Q2 में से 1 2 3 4 5 6 6 लाइन्स। तो मतलब Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 से ज्यादा होगा। मतलब फील्ड लाइंस काउंट करो तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली बताया हुआ है कि यहाँ फील्ड लाइंस थोड़ी नीचे है मतलब डेंसर साइड पे है और यहाँ थोड़ी समझ में आ रहा है। नहीं छोड़ जावा दे बस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो कहाँ पे होगा राइट साइड ऑफ द Q2 और लेफ्ट साइड ऑफ द Q1। याद करो जीवन में वो करायो तो कि प्लस Q અને प्लस Q હોય तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या મળે सेंटर में होगा। ऐसा हमने सॉल्व किया था 4Q और माइनस Q है तो इक्विलिब्रियम छोटे वाले चार्ज के बाजू में होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी जीरो on the right side of the charge Q2 because charge Q2 નાનો ચાર્જ છે એટલે એની બાજુમાં મળશે। समझ पड़ी ला સૌથી પહેલી વસ્તુ રિવાઇઝ કરી दी આપણે कि 2 चार्जेस है तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा सेंटर पे मिलेगा कहाँ पे मिलेगा। तो हमने सीखा था कि अगर लाइक चार्ज है तो बिटवीन द चार्ज और अनलाइक चार्ज है तो छोटे चार्ज के बाजू में। सिंपल बस तो आटલું नोट कर लो છે कोई लेक्चर हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस बाकी रहो इलेक्ट्रिक डाइपोल बाकी रहो પછી આપણો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક વન ખતમ। हाँ AC बराबर सही आंसर है। मल्टीपल करेक्ट का शायद एडवांस में ही आता है मेंस में नहीं आता है।